नमस्कार। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब पत्थर से पानी बनाने की बात आती है तो हमें याद आता है वो मेहनतकश इंसान जिसे हम आदिवासी के रूप में जानते हैं। आदिवासी यानी स्थानीय नागरिक, और स्थानीय नागरिक की बात हम करते हैं तो वो अपनी जल, जंगल और ज़मीन का संरक्षण भी करता है। जल, जंगल और ज़मीन के संरक्षण के लिए अगर हम बात सोचें तो वो बात आती है कि वो पर्यावरण का भी संरक्षक होता है, और ऐसा है हमारा आदिवासी। आज हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, और विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों की दशा और दिशा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गोविंद सिंह सोमावत साहब, जो कि पूर्व निदेशक हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के। आज हम उनका स्वागत करते हैं स्टूडियो में। सोमा साहब नमस्कार। नमस्कार। सोमा साहब, आज हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, और विश्व आदिवासी दिवस की, जैसा कि मैंने अभी कहा, हम याद करते हैं तो एक मेहनतकश इंसान सा आता है हमारे बीच में, और उनके लिए एक निश्चित किया गया है कि यूएनओ की तरफ से भी कि आज हम विश्व आदिवासी दिवस मनाएं। तो क्यों मनाया जाता है? कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 के अंदर ये एक बैठक के अंदर उप आयोग के तहत में ये निर्णय लिया गया कि विश्व के अंदर जितनी भी इंडिजीनियस लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सबसे वंचित लोग हैं। और चूँकि वो जल, जंगल, ज़मीन में जो है बहुत ही आइसोलेटेड जोग्राफिकली उस एरिया में रह रहे हैं, तो और उनकी जो कल्चर है, उनकी जो है संस्कृति है, उनके रीति रिवाज हैं, उनकी सभ्यता है, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। और उनको उनकी जो मुख्य धारा के अंदर विशेष तौर से है, सामाजिक से, आर्थिक तौर से और शैक्षणिक स्तर के ऊपर अपनी रीति रिवाजों के अंदर जो है लाने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको संरक्षण मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में आयोग ने अपनी सिफारिश की, और वो उनकी पहली जो बैठक है 9 अगस्त 1982 को संपन्न हुई, और उसमें ये कहा गया कि हमें इनकी संस्कृति को, इनकी सामाजिक स्थिति को, रीति रिवाज, परंपराओं हैं, उन सबको संरक्षित करने की आवश्यकता है, और हमें इनका विकास के लिए विशेष प्रावधान करने की ज़रूरत है, विशेष कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत है, और समय समय के ऊपर हम अलग अलग विषयों के ऊपर, इनकी समस्याओं के ऊपर अध्ययन करते हुए उनके निराकरण के लिए हमें कार्यक्रम चलाने चाहिए। सर, 1982 की आपने बात की कि हाँ, 1982 से हमने विश्व आदिवासी दिवस को सबसे पहले मनाया, और इनके संरक्षण के लिए, इनके अधिकारों की हमने बात की जाने लगी। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या इनके संवैधानिक अधिकार हैं जो हमने इनको दिए हैं? जी, पहले नहीं, इसमें ऐसा है जी कि 1982 के अंदर तो कमीशन ने ये रिकमेंडेशन की, 9 अगस्त की उसकी पहले बैठक थी, लेकिन इसके लिए है पहली जो विषय के ऊपर जो है समस्याओं को समाधान करने के लिए और समस्याओं को करने के लिए 1993 के अंदर है पहली बैठक हुई, और इस बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया कि पहले हम 1 साल आदिवासी दिवस मनाएंगे, और उसके बाद के अंदर विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, जो 1994 से है। इनमें बैठक हुई, विश्व के सभी जो है देश उसमें पार्टिसिपेट किए, और आदिवासी भी है उसमें भागीदारी रही, और उनकी अपनी समस्याओं के ऊपर चर्चा करते हुए बहुत ही गहनता के साथ में चर्चाएं हुई। उसमें 40 सेशन थे, उसमें से विशेष तौर से आदिवासियों के ऊपर भी एक सेशन रखा गया, और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ये कहा गया कि हम, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ आपके साथ है। इसका निर्णय लेते हुए ये निर्देश दिया गया सभी सदस्य देशों को कि हमारे यहाँ जो है
ये सभी देश विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाएं। इसी के साथ के अंदर देखिए, विश्व के अंदर आज अगर देखें तो 37 करोड़ जनसंख्या जो है आदिवासियों की है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर है लगभग है 11 करोड़ लोग जो हैं आदिवासी हैं। जो हमारे यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन है कि आदिवासी और हमारे जो संविधान के अंदर है उनको अनुसूचित जनजाति कहा गया है, और अनुसूचित जनजाति के रूप में ही उनके जितने भी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, तो यहाँ ये को टर्मिनस है आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के लोग। तो इस अनुसूचित जनजाति के लिए जो है जी, इसमें हमारी क्यों आवश्यकता पड़ी, इसलिए कि विश्व के अंदर लगभग है 7,000 आदिवासी ग्रुप है, समुदाय हैं, क्योंकि वो अलग अलग समुदाय हैं, अपनी अलग अलग उसकी समुदायों की हैं, और ये जो हैं इनकी 5,000 भाषाएं हैं। अपनी भाषा बोली जो है वो अलग अलग है, हर ट्राइब की अपनी अलग भाषा होती है, हर ट्राइब की अपनी भाषा के लिए उसमें है। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक तो हर 10 साल के लिए अपना प्रोग्राम बनाया इनके विकास के लिए कि हमें किस किस मुद्दे के ऊपर है चर्चा करनी है। उसके अलावा हर साल के लिए भी विषय दिया गया। तो 2019 के अंदर विशेष मुद्दा रखा गया था आदिवासी भाषाओं के ऊपर, और आदिवासी भाषाओं को लेकर भारतवर्ष के अंदर भी हमारे यहाँ है 114 भाषाएं जो है संविधान के अंदर सम्मिलित की गई है। उसमें से है कि आदिवासी भाषाएं जो है 2 भाषाएं हैं जो सम्मिलित की गई, उनका इसमें संथाली और बोडो भाषा है जो हमारे संविधान में सम्मिलित है। तो इनका जो है विशेष तौर से, लेकिन देश में वैसे अगर देखा जाए तो लगभग है 22 आदिवासी भाषाएं बोली जाती है, जिसमें भीली है, आपकी संथाली है, आपकी मुंडेरी है, और झारखंड जैसे राज्य के अंदर तो 5 भाषाओं को जो है आदिवासी भाषाएं हैं, जिनको इन्होंने जो है सेकंड भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दे रखी है। तो पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए ऐसे आदिवासियों के पाठ्यक्रम की, तो क्या उस भाषाओं को उन इस राज्यों में, जैसे झारखंड की आपने बात कही जी, तो वहाँ क्या उस भाषा को उन्होंने पाठ्यक्रम में शामिल किया? नहीं, पाठ्यक्रम के अंदर शामिल है वो भाषा। उसके अलावा है संविधान के अंदर प्रावधान है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को, आदिवासियों के लिए जो है आपको प्राइमरी एजुकेशन उन्हीं की भाषा में दी जाएगी। तो राजस्थान में भी क्या ऐसा कोई प्रावधान आदिवासियों के लिए हुआ है भाषा संबंधी? राजस्थान में भाषा इसलिए नहीं है कि राजस्थानी भाषा या भीली जो है वो अभी संविधान के अंदर है, अनुमोदित नहीं की गई है, उनको स्वीकृति नहीं मिली है, इसलिए भीली के अंदर है वो जो पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित नहीं है। सर, एक अभी हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर एक आवाज़ है आज़ादी का अमृत महोत्सव, और आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं तो आज़ादी एक चीज़ आती है, उसमें एक हमारे देश की स्वतंत्रता। हम देखते हैं अगर आदिवासियों के इतिहास को, तो हम देखते हैं कि आदिवासियों का जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में पूरे देश में एक बहुत बड़ा एक योगदान रहा। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जो है आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, उसमें आज़ादी की जो लड़ाई जो है जी, वो बहुत पहले से शुरू हो गई थी। 1857 से तो कहा जाता है, लेकिन उससे पहले कई आदिवासी क्षेत्रों के अंदर है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आदिवासियों ने संघर्ष किया, जिसके अंदर है झारखंड के संथाल का संघर्ष है, इनके अंदर मुंडाओं का जो संघर्ष है आदिवासियों का वो भी महत्वपूर्ण है। उसके अंदर बिरसा मुंडा का रोल काफ़ी रहा है। जहाँ तक राजस्थान की बात है तो राजस्थान में भी है आदिवासियों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है आज़ादी के अंदर। विशेष तौर से है हमारे यहाँ जो है आपने खेराड़ रीजन है, ये जाजपुर के आसपास का क्षेत्र है, भीलवाड़ा में, यहाँ के आदिवासियों ने है अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी है संघर्ष शुरू कर दिया था। नतीजन इनको क्या करना पड़ा कि अंग्रेजों को वहाँ उन्हीं के लोगों के द्वारा
वहाँ छावनी स्थापित की और उसके अंदर है मीना उनको विशेष तौर से है भर्ती किए गए और मीनाओं के ही द्वारा वो संघर्ष था, तो उनको दबाने के लिए, संघर्ष को दबाने के लिए उन्होंने है आर्मी के अंदर जो है कैंटोनमेंट देवली में बनाया गया और उस संघर्ष को उन्होंने दबाया भी, लेकिन वो छुटपुट संघर्ष चलता रहा और ये 1957 से पहले का है। ये जो संघर्ष है मीनाओं का और खेराड़ के मीनाओं का जो संघर्ष है आदिवासियों का, वो 1957 से पहले हुआ और इनका रोल काफ़ी रहा। जब आपने छावनी बनाई तो मीना रेजिमेंट थी, इनमें जब आज़ादी के संघर्ष में इन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी थी और ये एक यूनिट जो है वहाँ से देवली से निकल के आगरा छावनी की तरफ मूवमेंट किया, एक यूनिट वहाँ से निकल के है ये अपने उदयपुर और महू की तरफ निकली और लोगों को, आर्मी को, लोगों को जगाया आज़ादी के लिए। तो इनका काफ़ी संघर्ष रहा है और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में तो खैर विदेश गए भी थे, विदेश से इन्होंने लड़ाई की, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी रिकमेंडेशन ठीक नहीं की कि उन्होंने कहा कि इन्होंने विरोध हमारा किया, तो इसीलिए मीना रेजिमेंट भी नहीं बन पाई थी, आदिवासियों की रेजिमेंट नहीं बन पाई थी राजस्थान में, जबकि इनकी पहले रेजिमेंट थी, आज़ादी से पहले रेजिमेंट। तो ऐसा क्या कारण रहा कि सर कि इनकी रेजिमेंट नहीं बनाने दी? या तो ये है कि अंग्रेज़ कहीं ना कहीं डरते होंगे इनसे कि यार अगर इनकी रेजिमेंट बना दी तो ये हमारे खिलाफ और ज़्यादा बड़ी बगावत कर सकते हैं, या फिर और कोई वजह रही? हमारे संविधान में जब देश आज़ाद हो गया, हमारा संविधान लागू हो गया, तो उसमें ये कहा गया कि जाति आधारित कोई भी है रेजिमेंट का, मतलब कोर का या रेजिमेंट का है, स्थापना नहीं की जाएगी। जी जी जी। लेकिन उसके बाद में है विशेष प्रयास किए गए, तो अजमेर ग्रेनेडियर जो है उसमें स्पेशली है 4-5 जो है यूनिट है आदिवासियों के लिए रिजर्व थी जी। और इनिशियली उसमें 100% जो है मीनास उसमें भर्ती किए गए, लेकिन बाद में वो हर रिटायरमेंट होने के बाद में जब रिप्लेसमेंट होता है, नए रिक्रूटमेंट होता है, तो उसमें ये चीज़ें धीरे धीरे। सर अगर राजस्थान में हम आदिवासियों की बात करें तो राजस्थान में आदिवासियों के इतिहास की शुरुआत हम कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, इतिहास तो ये है कि राजस्थान के अंदर तो शुरू से ही है, तो मूल निवासी हैं यहाँ के, तो सदियों से रहे हैं और मैं समझता 11वीं सदी से पहले जी लगभग है इनके छोटे छोटे है रजवाड़े हुआ करते थे आदिवासियों के, वो चाहे उदयपुर का क्षेत्र हो, चाहे आपका जो है जयपुर रियासत रही हो, बूंदी रियासत, आमेर, ये आसपास के जितने भी हैं छोटी छोटी रियासतें जो है मीना आदिवासी समाज की रही है और हमेशा ही संघर्ष करते रहे हैं उसमें। तो इस के अंदर जो है राजस्थान के अंदर है, मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद में जब इनके लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए तो इनकी प्रगति संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है काफ़ी हुई। शिक्षा में इनकी भागीदारी बढ़ी और शिक्षा में भागीदारी बढ़ने से है इनको है राजकीय सेवाओं में है इनकी भागीदारी बढ़ी और आज जो है देश में इनकी भागीदारी काफ़ी संतोषजनक है। हालांकि जितनी होनी चाहिए उतनी पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी है। राजस्थान आपने देखा होगा कि राजस्थान से आदिवासी अधिकारी जो है पूरे भारतवर्ष में है और सभी बड़े गौरव की बात करते हैं। तो आदिवासियों ने है डेफिनेटली है प्रोग्रेस की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आदिवासियों को अगर हम माने तो प्रकृति प्रेमी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जल, जंगल और ज़मीन के अगर रक्षकों के रूप में अगर सबसे पहले हमारे जहन में कोई व्यक्ति आता है तो वो वही मेहनतकश और एक जंगल का सा आदमी दिखने वाला और अपनी वेशभूषा से भी कुछ इस तरह से लगने वाला कि मैं सचमुच यहाँ का आदिवासी यानी स्थानीय नागरिक हूँ, तो वो अपना परिचय खुद देता नज़र आता है। ऐसी स्थिति में जो ये प्रकृति के संरक्षक हैं रहे हैं, तो इनके संरक्षण के लिए और क्या प्रावधान किए गए, खास करके ज़मीन को लेकर, जो कि ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं? देखिए, हमारे यहाँ आदिवासियों के विकास के तौर पे दो तरह की हैं।
एक है अनुसूचित क्षेत्र है जी। ये ब्रिटिश टाइम से ही अनुसूचित क्षेत्र है डिक्लेयर किए गए हुए थे। इनमें हमारे सामने जहाँ भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जिसमें 50% से अधिक जनसंख्या आदिवासियों की है, उनको अनुसूचित क्षेत्र कहा गया। और उन अनुसूचित क्षेत्रों को बाद में संविधान के अंदर भी है, हमारे अनुच्छेद 244 के अंदर सम्मिलित किया गया। तो इन क्षेत्रों में विशेष तौर से जितने भी हमारे देश में हैं 10 ऐसे राज्य हैं जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं और वो 5वीं सूची में आते हैं। तो इनका विशेष तौर पे विशेष कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और उन कार्यक्रम के तहत में विशेष योजनाएं उनकी बनती हैं और उनकी स्थानीय जो समस्याएं हैं, जो विकास है, वो को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए बजट का स्पेशल प्रावधान का भी उसमें किया हुआ है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बढ़े। लेकिन पहले आदिवासी जो है जल जंगल जमीन का रखवाला भी था, पर्यावरण का रखवाला था। वो जितना जंगल अगर वो अपने यूज के लिए लेता था तो उतना ही उसका दोबारा से उसको उगाते भी थे, बढ़ाते भी थे, उसकी ग्रोथ भी करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जंगल है कम हो रहे हैं और जो आदिवासी हैं वो भी जंगल से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि उनको प्रगति के लिए शिक्षा लेने के लिए बाहर आ रहे हैं। तो बाहर की उसकी जनता से जब उनका सामना हो रहा है तो वो अपनी आदिवासियत जो है, जो उनकी कल्चर है, उसमें धीरे धीरे काफी परिवर्तन आता जा रहा है। लेकिन हमारा ये है कि वो परिवर्तन उसको है हम कैसे रोकें, कि अपनी वो संस्कृति को बनाए रखें, अपनी परंपराओं को बनाए रखें, अपने नियमों को बनाए रखें, जिससे उनकी संस्कृति जो है एक बनी रहे। और एक में इसमें हमारे यहाँ देखिए आदिवासियों के जो है दूसरा है, हमारे यहाँ प्रिमिटिव ट्राइब भी है। आज भी अगर हम देखें तो देश में है 75 ऐसे समुदाय हैं जो बिल्कुल प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में हैं। अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप की बात करें तो वहाँ सेंथलीज हैं, ओंगीज हैं, वो बहुत कम नंबर में हैं, 100 से भी कम नंबर में हैं ओंगीज। और वो कभी भी है अगर आप वहाँ जाएंगे तो वो आपके कांटेक्ट में नहीं आएंगे। सरकार ने प्रयास भी करें कि भाई उनको मेडिसिन दी जाए, वो दी जाए, खाना दिया जाए, वो जाए, तो उसको स्वीकार नहीं करते। जी हाँ, जी हाँ। वो उसमें जो है और अपनी ही उसमें कल्चर में रहते हैं। राजस्थान के अंदर भी हमारे यहाँ 2 समूह है, सैरियाज है और काथोड़ी है, 2 ट्राइब हैं जो प्रिमिटिव ट्राइब की श्रेणी में आती है। और सरकार ने है इनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए हैं, उनके विशेष आर्थिक प्रोग्राम, जिसकी वजह से उनका विकास हो सके। सर, सहरिया जनजाति की अभी बात की आपने, जो खास करके 12 क्षेत्र में है जी, 12 जिले में, तो बहुत समय से सहरियाओं के लिए एक प्रयास किए जाते रहे हैं, कहीं उसमें डेवलपमेंट भी देखने को मिला है। तो ऐसा क्या है कि सहरिया जो लोग हैं वो दूसरे जो आदिवासी हैं उनसे कुछ अलग हो जाते हैं, क्योंकि बार बार उनके लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, फिर भी वो अभी मुख्य धारा तक वो पहुंच नहीं पाते। क्या इसके रीजन्स आप ऐसे मान सकते हैं? मैं जब डायरेक्टर रहते हुए जी, मैं सहरियाज में काफ़ी क्षेत्र में किशनगढ़ और शाहबाद गया जी, और उनकी स्थिति देखी है। उनमें सोच जो है सरकार ने है 1975 में जब ज़मीनें अलॉट की ताकि ये खेती करे और खेती से जो भी प्रोडक्शन हो सके वो करें मेन मुख्य धारा के साथ में। लेकिन उनका सभी का समस्या ये है कि हमको केवल दैनिक मजदूरी मिलनी चाहिए। अब दैनिक मजदूरी आप देंगे तो दैनिक मजदूरी का हमारे यहाँ नियम है, परिवार के अंदर से एक व्यक्ति है काम करेगा, 100 दिन का मिलेगा उसको रोजगार। तो लेकिन वो उसको ज़्यादा महत्व देता है कि मैं अपना मजदूरी करूँगा, मजदूरी आएगी उससे मैं अपना काम कर लेंगे। लेकिन वो खेती नहीं करेगा, खेती कोई और करेगा। धीरे धीरे हालांकि
कुछ लोग खेती करने लग गए, संसाधन जुटाने लग गए, लेकिन जमीन इतनी कम है कि वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है। अच्छा, इकोनॉमिकली वाइबल इसलिए नहीं है कि आप बैल नहीं रख सकते, सारे साधन नहीं रख सकते, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए उससे ज़्यादा खर्चा आपका होगा, और जो पैदावार होगी वो कम होगी। उससे वो चाहता है कि उसको रेगुलर मजदूरी मिलती रहे, ताकि उसको रोज अपना पैसा मिल जाएगा, उससे अपना जीवन निर्वाह। सर वो जंगल में काम कर रहा है, ज़मीन के लिए काम कर रहा है। हाँ। सरकार ने उनके लिए ये प्रावधान भी किया है कि उनको ज़मीनों के पट्टे वहीं दे दिए जाएं। हाँ, फिर भी वो बाहर निकलने की सोचता है, तो क्या इसके पीछे उनकी मानसिकता या परंपरा या संस्कृति या नहीं, संस्कृति नहीं है उनका, ये है वो इस विश्वास में करता है कि मेरे पास में अगर आज खाने को है जी तो वो ठीक है, वो कल की परवाह नहीं करता। ये आदिवासी का मूल कैरेक्टर है कि वो संग्रह करने की बात नहीं करता। वो ये करता है आज मुझे मिल गया, आज मैंने कमाया, आज खाया उसमें। और बहुत सारी ट्राइब तो हंटिंग स्टेज पे हैं, तो वो शिकार करने पर उसी में रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो लेकिन उनको अब जो है मेन मुख्य धारा में आना ही होगा, उनका विकास करना ही होगा। पट्टे देने के लिए क्या सरकार सोचती है? नहीं, जमीनें तो उनको अलॉट कर दी जी, जमीनें उनको अलॉट कर दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जमीनें उनको अलॉट हुई है, लेकिन वो जमीन कर नहीं पा रहे, इसलिए नहीं कि उस जमीन को से पैदावार करने के लिए जो संसाधन उनको जुटाने हैं, वो संसाधन हैं ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, और उससे जो खेती करेंगे उससे जो रिटर्न होगा वो मुश्किल से है। आप देखिए कि 2-3 महीने का खाने का उनका व्यवस्था होती है, लेकिन ज़्यादातर वो बीपीएल है, तो सरकार की तरफ से अंत्योदय जो प्रोग्राम चल रहा है तो उनको खाने के, तो भूखे नहीं मरता। पहले आदिवासी जो है बहुत सारे लोग जो है भूख से मरते थे, कुपोषण होता था। आज भी कुपोषण तो है, लेकिन भूख से कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि भूख से देश के अंदर या राजस्थान के अंदर किसी की मृत्यु होगी। सर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एक्ट एरियाज, जी, जिसको हम पैसा एक्ट भी कहते हैं, जी, क्या प्रावधान है इसमें आदिवासियों के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि पैसा एक्ट जो है जी, देश में आदिवासियों के लिए सबसे बेहतरीन कानून बना है। ये एक्ट जो है 1996 के अंदर संसद ने पारित किया, और इस एक्ट में ये प्रावधान किया कि जो भी आदिवासियों के कस्टमरी लॉज हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके अगर विपरीत या उनके जल जंगल जमीन से संबंधित अगर कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी कानून है अगर विरोधाभास है तो उसको संशोधन करना पड़ेगा। इस एक्ट के तहत इस एक्ट के जो है प्रावधान उसके अनुरूप उनको बनाना पड़ेगा। तो ये इनको पूरे देश में 1 साल का पीरियड मिला था। 1 साल के अंदर अंदर सभी राज्यों को अपने अपने जो कानून है विशेष तौर से आप देखेंगे लैंड से रिलेटेड, एक्साइज से रिलेटेड, माइंस एंड मिनरल से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, क्योंकि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आदिवासियों का वो पहले सारा उनकी तो जीविकोपार्जनी ही फॉरेस्ट ही था। जी हाँ, फॉरेस्ट से ही उनकी पैदावार होती थी। माइनर फॉरेस्ट का कलेक्शन का राइट भी रहे। तो इस के आने के बाद में एक्ट के आने के बाद में ये एक्ट शेड्यूल्ड एरिया में लगता है। शेड्यूल्ड एरिया वो है जो 5वीं सूची में हमारे साथ में अनुच्छेद 244 के तहत में है। हमारे यहाँ राजस्थान भी शेड्यूल्ड एरिया में आता है। 10 स्टेट के अंदर है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, हमारा जो है मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, आपका है आंध्रा है, तेलंगाना है, ये 10 राज्य हैं। यहाँ उदयपुर राजस्थान का जो क्षेत्र है टीएसपी एरिया भी कहते हैं इसको, को टर्मिनस है शेड्यूल्ड एरिया एंड टीएसपी एरिया, वहाँ ट्राइबल सब प्लान बनता है। सर पैसा एक्ट से इस एरिया में पैसा एक्ट से कोई फायदा हो रहा है? बिल्कुल, पैसा एक्ट होने से सबसे बड़ा प्रावधान ये है कि पैसा एक्ट में सभी जिला प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख जी और सरपंच वो आदिवासी होंगे। उसके अलावा जो है इनका जो है जो भी निर्णय होगा ग्राम सभा करेगी। पावरफुल है ग्राम सभा को सारे पावर दे दी। वो पंचायत की ग्राम सभा नहीं, जी, ये
पैसा एक्ट की ग्राम सभा है। जी 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 जी। इसके अंदर हर 18 साल से उम्र का जो व्यक्ति है उसका सदस्य होता है, और ग्राम सभा जो भी काम विकास का करना है ग्राम सभा की अनुमति से होगा जी, शेड्यूल्ड एरिया में। शेड्यूल्ड एरिया। और जितने भी राजस्थान सरकार के प्रोग्राम हो, भारत सरकार के हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, उनको लागू करने के लिए जब तक वो ग्राम सभा अनुमति नहीं दे देती तब तक वो लागू नहीं हो सकता उस जगह। सपोज करो आपको रोड निकालना है, गांव में से रोड निकालना है या हाईवे निकल रहा है, तो उस हाईवे के अंदर जब तक उस ग्राम सभा की अनुमति नहीं होगी आप डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। लेकिन विकास के लिए सर उनको भी जाना पड़ेगा। बहुत सारा आपको धन्यवाद सोमाव साहब, आपने बहुत अच्छी सी जानकारी दी। और हम यही कहेंगे कि कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना ज़माना कब किसी का इंतज़ार करता है। और जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर दिल से फलक को ऐसा परिंदा ही पार करता है। तो सोमाव साहब, अगर आदिवासियों को भी अपने सोच के हिसाब से चलना पड़ेगा, और अगर वो सरकारी योजनाओं के साथ में, सरकारी लाभकारी योजनाओं के साथ में और अपने अधिकारों और दायित्वों के साथ में आगे बढ़ेंगे, तो हम समझते हैं कि आदिवासियों का हम विकास कर पाएंगे। और यही इस दिन का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हम आदिवासियों का पूरी तरह से प्रोग्रेस करने के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। आज के दिन की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।